हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वेलकम टू माय चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज जैसे बोर्ड के पीछे, मेरे पीछे जो बोर्ड पे मैंने बनाया है, चित्रकारी झांकी बनाई है, उस हिसाब से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का एक टॉपिक, एक चैप्टर है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है फिज़िक्स के लिए, साइंस के लिए, जिसका नाम है क्लास 10th का लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम आ गए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके, नए चैप्टर के साथ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बहुत मुस्कुराता हुआ सन है, और सन अपनी पूरी लाइट दो पार्टिकल्स के बीच में जा रहा है, दो पार्टिकल्स या दो ऑब्जेक्ट्स से होके गुजर रहा है। एक जगह आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन, जो आपने 8th में पढ़ा है। फिर आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, तो आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैं आज आपके लिए किस तरह से इसको प्रस्तुत करने वाला हूँ। वैसे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो क्लास 10th का लाइट है वो कितना और कैसा आपको दिखता है। तो स्टार्ट करेंगे विद द हेडिंग। सब लोग पूछते हैं सर व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। मैंने इसमें एक हेडिंग लगाई भी थी। तो जो हेडिंग है लाइट, बहुत ही खूबसूरत हेडिंग, लाइट। जहां तक किताबों की बात है, लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि इनविजिबल है। बहुत बढ़िया। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो कि क्या है? इनविजिबल। क्या है? इनविजिबल। इनविजिबल, जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन देखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसका मतलब यह है, इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए जो आंखें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन लाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्षणों के लिए अगर लाइट चली जाती है तो हमें कितना बुरा लगने लगता है, क्योंकि हम आजकल यूज्ड टू हो चुके हैं हर चीज़ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपना कोई भी चीज़ को देखना हुआ, सूरज की रोशनी, फोटोग्राफी के लिए बहुत खूबसूरत लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इतनी लाइटें जलाकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो लाइट हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्लास 10 तक कितना पढ़ना है। लेकिन मैं इसको एक स्टेप अप लेके जाऊंगा, आपको सिर्फ बताने के लिए कि लाइट क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो एक इनविजिबल लाइट है जो कि बहुत इनविजिबल एनर्जी है, जो हमें हेल्प करती है कोई भी चीज़ को विजिबल करने के लिए, विजन करने के लिए, उसको देखने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी उसको मिलती कहां से है? तो दिस एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइट। एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ड फोटोन। ये वर्ड नहीं है फोटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। क्या है ये? एक पार्टिकल। तो ये जो फोटोन है वो एक पार्टिकल है जो कि लाइट को एनर्जी, या एनर्जी से लाइट। देखो दोनों चीज़ें, जिसके पास एनर्जी होगी उसकी दो चीज़ें होंगी। एक तो होगी उसके पास हीट। जैसे आप सन के सामने जाते हो, मैंने सन बनाया था, आप सन के सामने जाते हो तो आपको क्या महसूस होती है? एक होती है हीट और एक होती है लाइट, जो आपको रोशनी मिलती है। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी के साथ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और यही एनर्जी उसको कहां से मिलती है? फोटोन से, जिसके पास दोनों होती हैं, हीट और लाइट। अब देखो क्या है, ये फोटोन जो शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये क्या है? एक पार्टिकल। क्या है ये? एक पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि हमने लाइट का पार्टिकल नेचर देखा। क्या देखा? हमने लाइट का पार्टिकल नेचर देखा। अभी आपको सब समझ में आता है धीरे धीरे। और कृपया करके अपनी कॉपियां जरूर निकाल के रखें, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मजा आने वाला है। तो लाइट का एक पार्टिकल नेचर हमें समझ में आया।
ठीक है भाई, लाइट का पार्टिकल नेचर। अब क्या हुआ कि कुछ और अच्छी किताब में जब एस चंद वगैरह आप पढ़ोगे तो उसमें एक और डेफिनेशन देते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या बोला उसने, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे बाप रे, इसने बोल दिया पार्टिकल है, फोटोन एक पार्टिकल है जो कि मूव करता है और उसके पास क्या होती है, हीट और लाइट या एनर्जी होती है। अब किसी किताबों ने बोल दिया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यार ये कैसे हो सकता है? क्या लाइट पार्टिकल भी है, क्या लाइट एक वेव भी है? बेटा लाइट एक पार्टिकल और वेव दोनों है। इसी को बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसकी ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए, समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत पीछे में लेके जाऊंगा। ठीक है, तो लाइट एक पार्टिकल भी है, पार्टिकल नेचर भी लाइट फॉलो करता है, और लाइट एक वेव भी है, यानी वेव नेचर भी हमें लाइट का समझ में आया। तो लाइट की स्टडी कहाँ से हुई वो स्टार्ट करेंगे, तब समझ में आएगा लाइट का पार्टिकल नेचर और लाइट का वेव नेचर। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ लाइट का क्या करना है, पार्टिकल नेचर पढ़ना है। समझ में आया? 10th क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिटा रहा हूं। अब आपको समझ में आएगा कि लाइट का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में क्या अंतर है। देखो कितना मज़ा आने वाला है। क्या है, हर चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। आप किसी चीज़ को कैसे समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसको समझने के लिए कैसी है। तो इसमें क्या हुआ कि लाइट की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हमने देखा कि लाइट जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है, जो कि बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसका हिस्सा है वो है ऑप्टिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है ऑप्टिक्स, और इस ऑप्टिक्स की ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लाइट। देखो अंडरस्टैंडिंग का खेल है पूरा। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब इसके दो पार्ट थे। इसके क्या थे? दो पार्ट। तो पहला पार्ट जो था वो था रे ऑप्टिक्स। क्या था? रे ऑप्टिक्स। बहुत बढ़िया। और दूसरा पार्ट था वेव ऑप्टिक्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूं ना मैं, वो था वेव ऑप्टिक्स। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। अब क्या था ऑप्टिक्स में? तो क्या था? स्टडी ऑफ लाइट। लेकिन स्टडी ऑफ लाइट रे ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट इन वेव ऑप्टिक्स एज अ वेव, और यहां हम करते हैं एज अ पार्टिकल। बहुत खूबसूरत। लाइट एज अ पार्टिकल, जो कि लाइट का जो पार्टिकल है वो कौन था? फोटोन। इसके पास बहुत एनर्जी होती है। वो एनर्जी पता कितनी होती है? वो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमें पढ़ा वेव नेचर। क्या पढ़ा? वेव नेचर ऑफ लाइट। अगर ये वेव है यानी लाइट ट्रैवल ऐसे, अरे बाप रे, हम तो सोच रहे थे लाइट सीधा ट्रैवल करता है। यहां हम सोचते हैं लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और यहां हमें दिख रहा है कि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। तो इसकी दोनों की स्टडी को हम लोगों ने सेपरेटली पढ़ा, और इन दोनों की स्टडी को मान्य पाया गया। साइंटिस्टों के द्वारा बोला गया कि भैया दोनों ही अपने आप में सही है, दोनों की स्टडी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अभी मैं दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं वेव नेचर समझाऊंगा कि क्या होता है। क्या होता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर? वेव नेचर। अब वेव है, इसका मतलब वो एक प्रकार से वेव की तरह मूव करेगी, आगे बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको पता ही है कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को एक और चीज नाम दिया गया, ट्रांसवर्स वेव। क्या बोला गया इसको? ट्रांसवर्स वेव। अब ये किस चिड़िया का नाम है? तो ऐसा पाया गया कि लाइट वेव तो है ही, लेकिन ये ट्रांसफर वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, रे ऑप्टिक्स के अंदर भी एक चीज समझ में आई कि भैया जो पार्टिकल है फोटोन,
वो भी ट्रैवल करता है जिसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती इन अ स्ट्रेट लाइन। जिस स्ट्रेट लाइन में उसको बोल दिया रेक्टिलीनियर, क्या बोला गया? रेक्टिलीनियर मोशन या प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ फोटोन, जिसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कितनी थी पता है आपको? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करता था। अब क्या हुआ कि जब ये ऐसा 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 मूव कर रहा है, यानी ये वेव है, और आपको पता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और इस क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं लैम्डा। आ गया मैं लैम्डा पे। देखो मजा आने वाला है। इस फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, और इसी लैम्डा को बोला जाता है वेव लेंथ। अब आएगा मजा। देखो दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी कैसी है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा, और इसकी जो लाइट की, जो विजिबल लाइट होती है स्पेक्ट्रम के अंतर्गत, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है करीबन 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। अब आप बोलोगे सर ये किस चिड़िया का नाम है एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट अ यूनिट, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसी एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम के अंतर्गत 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, यानी ये छोटी यूनिट होती है। अब देखो मजा आने वाला है, इस शब्द पे ध्यान रखना। और मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में जब वो पूरी झांकी बनाई थी ना, तो इस शब्द को भी लिखा था। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड किया लाइट की स्टडी। लाइट की स्टडी डुअल नेचर में हूं, तो पहले अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम लोगों ने बहुत बड़े तौर पे देखा। हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी, तो हम लोगों ने इसको बहुत बड़े लेवल पे देखा। जब हमने इसको मोटे मोटे तौर पे देखा तो हमें समझ में आया कि लाइट क्या है? एक पार्टिकल है। लेकिन जब हमने इसी को पढ़ा क्वांटम लेवल पे, कैसे लेवल पे? क्वांटम लेवल पे, क्वांटम फिजिक्स के अंदर, मतलब बहुत छोटे लेवल पे। इतने छोटे लेवल पे कितने? 10⁻⁻10, यानी कंपेरेबल विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब हम लोगों ने इसको क्वांटम लेवल पे पढ़ा तो हमें समझ में आया लाइट एक वेव है। नहीं तो अब कोशिश करके देखो, समझ के देखना कि मान लीजिए ये एक लाइट है जो कि सीधी जा रही है। अब इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, यानी इसके दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा तो ऐसा 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 दिखेगा। और आप जब इसको दूर से देखोगे या इसको बहुत जूम करके नहीं देखोगे, बहुत नैनो पार्टिकल की तरह नहीं देखोगे, तो ये पार्टिकल आपको ऐसा लगेगा कि मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यह हुआ कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे, और जिनका कंपैरिजन हम लाइट की वेवलेंथ से नहीं कर सकते। आप देखोगे इसमें हम बात करेंगे मिरर्स की। किसकी बात करेंगे? मिरर्स की। किसकी बात करेंगे? लेंसेस की। किसकी बात करेंगे? लेंसेस की। मिरर में कौन कौन से मिरर्स हम बात करेंगे? हम 3 प्रकार के मिरर्स की बात करेंगे। एक बात करेंगे हम प्लेन मिरर, एक बात करेंगे कॉनकेव मिरर, और हम एक बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। लेंस में भी हम 2 प्रकार के लेंसेस की बात करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यानी ये हमें दिखते हैं, नेकेड आई से हम देख सकते हैं इनको। यानी जब हम स्टडी करें लाइट की इन नॉन कंपेरेबल, मतलब हम कंपेयर कर ही नहीं सकते किसको? वेवलेंथ को उन ऑब्जेक्ट से, तो हम बोलते हैं लाइट की स्टडी रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत है। लेकिन जब हम बात करें स्टडी ऑफ लाइट इन कंपैरिजन विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसमें हम बात करते थे, इन दोनों के अंतर्गत आते थे हमारे 2 एक्सपेरिमेंट, जिसका जो 2 एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस डबल स्लिट के अंदर स्लिट की जो डिस्टेंस होती है वो मिलीमीटर्स में होती है, जो कि कंपेरेबल है विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन हम इनमें 2 फिनोमेना पढ़ते हैं, जिसमें है, अच्छी किताबों में दिया रहता है, यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां बताता हूं, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये 2 फिनोमेना हम पढ़ते हैं, और इनमें हम फिनोमेना पढ़ते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत मोटे मोटे तौर पे, यानी हम बड़े लेवल पे देखेंगे, और क्वांटम लेवल पे देखेंगे तो हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। ये आपको पूरा 12th में पढ़ना है। लेकिन स्टडी ऑफ लाइट यानी ऑप्टिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर देखते हैं। वेव मतलब जिसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। और आप देखोगे एक फोटोन की एनर्जी
एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच सी बाय लैम्डा। वही एनर्जी है जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, एच सी बाय लैम्डा, वेयर एच कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वेयर ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, वेयर एच इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, c is speed of light, speed of light in vacuum, और lambda is wavelength, lambda is wavelength। तो यही इसी प्रकार से हम लाइट की स्टडी करी। तो लाइट की दो स्टडी हो गई, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। इस तरह से हम समझ में आया कि भाई पार्टिकल नेचर में लाइट की जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, और जो हमारा वेव ऑप्टिक्स में होगा उसमें लाइट जो है वेव की तरह काम करेगी, यानी लाइट मूव करेगी और मुड़ेगी भी। लाइट मुड़ती तो इसमें भी है, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे देखते हैं। आई गेस इतना समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है? ओके, अब देखो क्या है। अब बस मैं इसको एंड करूंगा थोड़ी देर में, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि क्या होना है, हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है कि रे ऑप्टिक्स, अब आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं रे ऑप्टिक्स इन डेप्थ। रे ऑप्टिक्स, देखो ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। अब रे, रे, देखो मैथमेटिक्स में जब हमने रे पढ़ा था तो एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में जब आगे बढ़ते थे तो भाई साहब इसको बोल दिया जाता था रे। एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना, यानी वो यूनि डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल नहीं है। और यहां से वो उत्पन्न हुआ, कौन? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आगे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया सोर्स। अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन में जो मैंने झांकी बनाई थी, पूरा डायग्राम बनाया था, उसमें आपको एक है ना स्माइल करते हुए एक चीज़ दिखी होगी जिसका नाम था सन। एक्चुअली सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। सन क्या है? एक सोर्स है जिसमें से फोटॉन्स क्या होते हैं? एमिट होते हैं, निकलते हैं। और एक ही जगह से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, उसी को बोलते हैं रे। और जब लाइट एक ही जगह से निकले, इसको बोलते हैं, उस जगह से जहाँ से निकल रहा है उसको बोलते हैं सोर्स, या इसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनकी खुद की कुछ ना कुछ लाइट होती है, इनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब जो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो एक लाइट की पाथ, इसी को क्या बोला गया? रे। इसी को बोला गया रे। और अगर इन्हीं रे का बंच की बात करें, बंच ऑफ रे, कलेक्शन, ग्रुप ऑफ रे, तो इसको हमने एक बहुत प्यारा सा नाम दिया। आपको पता क्या? इसको बोला गया बीम। अब ये रे ऑफ लाइट है जो कि सोर्स से निकल रही है और बहुत सारी लाइट आ रही हैं, तो इसको बोल दिया बीम ऑफ लाइट। अब आए समझ में? आपने देखा होगा ना डीजे में फ्लिकर्स होती हैं, फ्लिकर्स बहुत दूर तक दिखती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि फ्लिकर्स बहुत दूर से है ना एक ही रे दे रही है, लेकिन वो एक्चुअली रे नहीं होती, वो होती है बीम, कलेक्शन ऑफ रेस। तो ये हो गई बीम्स। और एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हमारे पास लाइट का अल्टीमेट सोर्स क्या है? लाइट का अल्टीमेट सोर्स ट्यूबलाइट नहीं, लाइट का अल्टीमेट सोर्स है सन, जिसमें हीट और लाइट दोनों मिलती हैं, जो क्या एमिट करता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। और फोटॉन्स के पास एनर्जी कितनी होती है? अभी लिखवा है एच सी बाय लैम्डा। ये आपको 12th में पढ़ना है। मैं ये नहीं बोलूँगा रट लो, मैं बोलूँगा आपको समझ आना चाहिए कि भाई हाँ ये चीज़ होती है, इसलिए उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, ठीक है? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, रे ऑफ लाइट इसलिए क्योंकि एक ही सोर्स। अब देखो यहीं से सारी लाइट जाएंगी, यहीं से सारी लाइट जाएंगी, यानी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज आगे निकलती हैं। और रे क्या होती है? एक सिंगल लाइट जो कि आगे बढ़ती है यूनि डायरेक्शनल, और इसका कलेक्शन क्या बोला गया? बीम ऑफ लाइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर्स चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक नया लेक्चर, क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 2। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी के। यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। आपने सोचा होगा कि लाइट, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें ज़रूरत पड़ती है किनकी?
हमारी एक सुंदर सी आंखों की, जो इस खूबसूरत दुनिया को देखने के काम आती है। और दूसरी जो कि एक आर्टिफिशियल चीज़ भी है और एक नेचुरल चीज़ भी है, जिसका नाम मैंने लिया था लाइट। इन दो चीज़ों की मदद से, इन दो महत्वपूर्ण चीज़ों की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाते हैं कि वो कैसी है, क्या है, कैसा कलर है। तो आप एक्चुअली देख पा रहे होंगे कि ये जो सन है, इसको मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये सन जो होता है वो क्या होता है, सोर्स, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सोर्स जो अपनी लाइट को खुद उत्पन्न कर सकता है, यानी प्रोड्यूस कर सकता है, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। अब ये लाइट की क्या है, ये सारी, ये एक क्या है, रे। पिछली क्लास में हमने बात करी थी ये रे की, और ये क्या होती है, बीम। पूरी जो ये पढ़ रही है वो क्या पढ़ रही है, बीम पढ़ रही है। बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे कि ये कोई भी चीज जब बीम किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वहां से लाइट क्या होती है, इससे टकराकर हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है, तब जाके हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब मैं आपके सामने एक चीज लेके आऊंगा, आप लोग बिल्कुल रिलेट करोगे उस चीज से। तो सब लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये है मिरर। और हम बचपन में क्या करते थे, सूरज की रोशनी से बढ़िया ये मिरर लेते थे और किसी दूसरे की आंख पे बेहतरीन उसके ऊपर फ्लैश मारते थे। एक्चुअली हमें तब समझ में नहीं आता था जब हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन अब हमें समझ में आया कि ये वही सूरज की रोशनी इस पर आई, हमने इससे टकराई। अब देखो क्या है, यह मिरर है। अब देखो कितना बढ़िया चीज समझ में आएगी। सूरज की रोशनी यहां टकराई और यहां से बीम आई लाइट की, और ये कहां चली गई, आंख पर। और जो हमारी आंखों पे एकदम बहुत लार्ज इंटेंसिटी की जो लाइट आती थी, वो एक्चुअली में आती थी इस सूरज की, इस मिरर पर इमेज। इमेज इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, इस सूरज के सामने रखा और उसकी आंख पे मारने की कोशिश करी, अरे 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 अरे, और ये सूरज की किरणें यानी बीम ऑफ लाइट आई, इस पे टकराई और कहां चली गई, आंखों में। यानी टकराने के प्रोसेस को कुछ बोला जाता है। अब आएगा समझ में आपको रिफ्लेक्शन। अभी पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आप पूरी झांकी समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो लाइट आ रही है और टकरा रही है, समझना। ये वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी जो मैं लेके आया था मिरर आपके सामने, इसी को बोला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी आपको समझ में आएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने प्रकार के होते हैं, अभी अभी आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अब यहां से सूरज की रोशनी आई, इस सरफेस पे पड़ी और चली गई। अब सोचो कि ये इधर इस साइड जो था वो था एयर। सोच के देखना, यहां एयर है, एयर मतलब मीडियम एयर। अरे यार, जहां से लाइट आती जाती है, एक्चुअली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसफर वेव है, जिसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए। आप बोलोगे सर कैसे, मैं बताता हूं। हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीडियम है एयर, वैक्यूम, एयर है, चलो सर एयर है, फ्री स्पेस नहीं, एयर है। जैसे ही अर्थ के बाहर जाते हो, एटमॉस्फेयर के बाहर, तो क्या होता है, हलवा कुछ भी नहीं होता है, वैक्यूम होता है। वहां से सूरज की रोशनी जब अर्थ तक आ सकती है, इसका मतलब यह है कि लाइट कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम। लाइट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये दिमाग में बिठा लेना। तो मान लो यहां पर एयर है, एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, हम सेम बात करेंगे। इस एयर से ही आई लाइट और एयर में ही चली गई। यहां मिरर था, यहां अभी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे पेड़ बनाया है मैंने इसलिए मिरर नहीं बनाया कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो वो तभी देख पाते हो जब उससे लाइट टकरा के आपकी आंखों में एंटर कर पाती है। आप बोलोगे सर ये क्यों फालतू की चीजें बता रहे हो, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने वाला हूं। मैं आपको तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट बताऊंगा, 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच यू गोना स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लेकिन कोई डिस्कशन करते नहीं। तो लाइट आई, चली गई। लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द मीडियम बाउंस बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेम मीडियम। समझना, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द मीडियम बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराना, डिक्शनरी उठा के देख लेना। आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम।
दिस बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे बीम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो हो गई डेफिनेशन, मैं बिल्कुल बोर्ड पे इसको बेहतरीन छाप दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की होगी आपने घर में, कि आप जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं तो आपका हॉल जो होता है वो वाइट कलर या लाइट कलर से पोता जाता है। लेकिन जब आपकी टीवी जिस वॉल पे लगी रहती है उसके जस्ट बैक साइड में जो वॉल का कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क रखा जाता है। सेम गोज टू बेडरूम ऑल्सो। बेडरूम में भी सब जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो डार्क कलर इस्तेमाल किए जाते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो? बेटा कलर का भी रिफ्लेक्शन होता है। आप देखना जब नया नया मकान बन रहा हो, जब कोई पुताई वगैरह नहीं होती है तो उसमें उजाला कम होता है, यानी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे हमने वाइट कलर कर दिया तो एकदम से उजाला बढ़ जाता है, एकदम से उजाला नहीं बढ़ता, उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। यही तो खेल है सरफेसेस का। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस बताऊंगा आपको, अभी सब समझ में आता है। ठीक है, देखिए चलो। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे सरफेसेस की। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस आर देयर? देयर आर पर्टिकुलरली 3 सरफेसेस। ठीक है, तो पहला सरफेस टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। मैं यहां पर डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी रिफ्लेक्शन से पहले हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने होते हैं वो देखते हैं, और फिर एक बहुत प्यारी सी रिफ्लेक्टेंस, क्या होता है रिफ्लेक्टेंस वो भी बताऊंगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आज बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत शानदार। तो पहला सरफेस हमने देखा कि था ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास लगवाया होगा, ट्रांसपेरेंट बैक कवर मोबाइल के जो पीछे दिख जाता है आर पार, यानी जब लाइट जाती है तो लाइट टकरा के वापस नहीं आती, लाइट क्या चली जाती है अंदर एंटर करके उस ऑब्जेक्ट से आर पार निकल जाए। सेकंड अभी बताऊंगा क्या होने वाला है। सेकंड होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ये ज्यादातर विंडोज में होता है। कुछ लाइट एंटर करती है और कुछ लाइट एंटर नहीं करती, कुछ रिफ्लेक्शन होता है और कुछ एंटर कर जाती है। उस एंटर करने को भी बताऊंगा क्या बोलते हैं, आगे पढ़ोगे तुम लोग। और तीसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर एक ऑब्जेक्ट लगभग होता है, जिसका नाम है ओपेक। क्या होता है? ओपेक। अब जो भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, वॉल हुआ, मोबाइल फोन हुआ, आर पार अगर हम नहीं देख पा रहे किसी ऑब्जेक्ट के तो हम उसको मानते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, किताबों में असली डेफिनेशन इस प्रकार से नहीं है। सुनना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए ग्लास है, यहां से लाइट आई और कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ और 100% लाइट आर पार निकल गई। कितना? 100% लाइट आर पार निकल जाए, थोड़ा भी एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन ना हो। किसका? लाइट का। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं? ट्रांसपेरेंट। अब सुनो, अब वही खिड़की है, कुछ लाइट आई और कुछ रिफ्लेक्शन हुआ और कुछ अंदर कर चली गई। देखो लाइट आई, कुछ तो अंदर आर पार निकल गई और कुछ हो गया रिफ्लेक्शन, यानी 100% में से कुछ रिफ्लेक्शन होता है और कुछ बाहर आर पार निकल जाती है। अभी मैं उस शब्द का नाम नहीं ले रहा हूं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपेक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन वो ये है कि ये अब मैं बना रहा हूं आपके लिए ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने पॉलिश कर दी मिरर। जितनी लाइट आई उतनी ही रिफ्लेक्ट हो गई, जितनी लाइट आई उतनी ही रिफ्लेक्ट हो गई, आर पार नहीं गई, ना एब्जॉर्ब की गई। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इसलिए कांच के मिरर्स में, सॉरी कार के मिरर्स में आपको आपकी इमेज क्लियर नहीं दिखाती है, दिखती नहीं है। लेकिन आप जब मिरर के सामने जाते हो पॉलिश सरफेस के, तो आपको आपकी इमेज कंप्लीटली और क्लियरली दिखती है। इसका मतलब उसमें 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन जो कार के जो मिरर्स हैं, वो ग्लास बोलेंगे उनको, मिरर्स नहीं बोलेंगे। थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर का, कार के अंदर का सामान भी दिखता है कि क्या क्या कार के अंदर है और कौन कौन है। जब से वो फिल्म निकालना चालू करा ना, पुलिस वालों ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि फिल्म नहीं लगाओगे आप कार के अंदर जो ग्लास रहता है, तब से हमें थोड़ा बहुत तो दिखता है अपना रिफ्लेक्शन, लेकिन कंप्लीटली हम नहीं देख पाते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। कंप्लीटली आपको अपने मिरर्स में ही दिखेगा जो घर में इस्तेमाल करते हो आप, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपके लेक्चर में इस्तेमाल किया था। इन द सेंस वी कैन से दैट
कि लाइट का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक ही साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो हमने इनको कैटेगराइज कर दिया, ट्रांसपेरेंट जिसमें 100% रिफ्रैक्शन हो जाए, आर पार निकल जाए, सेकेंड ट्रांसलूसेंट थोड़ा सा रिफ्लेक्शन थोड़ा सा रिफ्रैक्शन, और तीसरा ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें 100% रिफ्लेक्शन हो। लेकिन कहने वाली बात यह है कि दो नाम लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले एक नाम लिख रहा हूं सिल्वर और एक नाम लिख रहा हूं मैं कोल। ये दोनों मेरे लिए ओपेक है, इनके आर पार मैं नहीं देख पाता, लेकिन ये 95% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, 95% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये 4% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सर ये कैसे निकाला आपने? तो बेटा एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, रिफ्लेक्टेंस। क्या इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्टेंस। क्या इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्टेंस। जितनी लाइट दी और जितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो जितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, आई होप दिख रहा होगा, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ लाइट गिवन, द रेशियो of amount of light reflected to the ratio to the amount of light given is called reflectance, is called reflectance। अब आपको समझ में आएगा कि जो कोयला होता है वो कम चमकता है और जो सिल्वर होता है वो ज़्यादा चमकता है, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्टेंस वैल्यू ज़्यादा होती है और कोयले की रिफ्लेक्टेंस वैल्यू कम होती है। ठीक है, लेकिन है दोनों ओपेक ऑब्जेक्ट। कुछ हो सकता है रिफ्लेक्शन ना करे और एब्जॉर्ब कर ले। देखो कोई भी चीज को पढ़ने का तरीका होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलिए अब देखो, अब मैं आपको आज बताऊंगा रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन की बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है और वो कितने प्रकार के होते हैं हो सकता है हम अगले वीडियो में देख लें। इस वीडियो की लेंथ के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम क्या करेंगे अगले वीडियो में। तो मान लीजिए मेरे पास अब कौन सा ऑब्जेक्ट है, वही मिरर है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है पता है आपको? ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें 100% लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और ये वो प्लेन मिरर है। हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? प्लेन मिरर। अभी बताएंगे टाइप्स ऑफ मिरर भी बताएंगे। यहां से सोर्स से लाइट आई और सोर्स से लाइट आने के बाद टकराई और चली गई। यहां वही हमारा प्यारा सा खूबसूरत सन हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ प्यारा सा। अब देखो क्या हो रहा है कि यहां से जो लाइट आ रही है और ये जा रही है, बहुत बढ़िया। अब जो लाइट रे, अभी हम बीम की भी बात कर सकते हैं, यहाँ बीम भी ला सकते हैं, बहुत सारी बीम ला सकते हैं, बहुत सारी रे लाते हैं, लेकिन मैं अभी एक ही बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट तो ये भी है, चलो काम करते हैं, इसको भी रे लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पर आ रहा है सरफेस, यानी सरफेस से पहले कोई फिनोमिना हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये लाइट जो है वो कैसी है, लाइट रे कैसी है? इंसिडेंट। क्या है? इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर गिरना, कहीं जा रही हो, और कहीं से जब टकराता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड। तो दोनों रे का क्या हो गया? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या हुआ कि हमने सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर हमने बना दी नॉर्मल। क्या बनाई? नॉर्मल। ये आपने 8th 7th 8th में 6th में पढ़ा होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं रिफ्लेक्शन की बेहतरीन सी डेफिनेशन। ये बताओ कि ये एक सरफेस है, ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर पॉलिश कर दी तो ये बन गया मिरर। इस मिरर के ऊपर मान लीजिए एयर है। क्या है? एयर। ठीक है, अब देखो लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम, तो लाइट ट्रेवलिंग या लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम। अब क्या हुआ? लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम, क्या मिला उसको? ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग। इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसको बोलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या करती है? बाउंस करती है बैक टू द सेम मीडियम, बाउंसेस बैक
bounces back to the same medium. When light travel from one medium, after reflection bounces back to the same medium. जब ऐसा हुआ, ऐसा पाया गया, this bouncing back of light is called, बस वही जो हमारा टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यही फिनोमिना है, यही वो फिनोमिना है जिसमें लाइट आती है, रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है. इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गया. भाई ये तो एयर ही है ना, है ना, ये एयर है, तो यहां पर भी तो पूरा एयर ही है, इसके ये अंदर ग्लास है. ठीक है, तो लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन. दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब क्या हुआ, अब सुनो क्या हुआ. अब एक्चुअली इसको और डिफाइन किया. साइन टीया पढ़ा था ना. साइन टीया इज नथिंग बट साइंस इज नथिंग बट गेटिंग टू नो ईच अदर. कोई भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखना ही क्या है, साइंस है. तो इसको साइंस में आगे बढ़ा रहे थे हम, इसके बारे में और जान रहे थे. तो ये 90 डिग्री पे तो हमने नॉर्मल बनाई सरफेस से. अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको बोल दिया आई. अभी बताएंगे. और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बोल दिया आर, स्मॉल आर रे, स्मॉल आर. ठीक है, दोनों एंगल को नाम दे दिया. इस एंगल का नाम दिया I इज सेट टू बी, I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या बोला इसको, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इस R को नाम दे दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या बोला गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम भूल गए, छूट गई, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ है. ये तो बहुत बढ़िया किताबों में ज्ञान दे दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने किया क्या था, लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट किया था. क्या किया था, लाइट के रास्ते को रोका. और जब कोई लाइट के रास्ते को रोकता है तो लाइट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे या नीचे या ग्राउंड पे बना देती है शैडो. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. कभी कभी आपने रात में देखा होगा, जब आप जाते हो, देखो मेरी शैडो बन रही है, बहुत सारी लाइटों से शैडो बन रही है. फिर हम लोग अपनी अपनी शैडो को फॉलो करते हैं. शैडो होता है ना, शैडो मतलब परछाई. लाइट का जब रास्ता कोई रोकता है तो उसकी क्या बनती है, देखो अभी मेरी परछाई बन रही है. लाइट का रास्ता जो रोकता है वो बनती है शैडो. इस बात को भूलने का नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक चीज समझ में आ गई कि लाइट की स्पीड, हाँ, लाइट की स्पीड कितनी थी, याद करो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको नोट बना के, लेकिन इसको तो नोट बना लेना. ऐसे एक नंबर में कभी आ जाता है एग्जाम में यार, कि जब लाइट का रास्ता रोकता तो क्या होता. तो भैया लाइट का जब रास्ता कोई रोकेगा तो शैडो बनेगी. हो सकता है पूछ ले, किताबों में नहीं दिया जाता ये. हम लोगों को दिखना चाहिए ये चीज़, हम लोगों को महसूस होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आ सकता है. क्या इतना समझ में आया, पक्का? तो इस वीडियो को यहीं लेक्चर को एंड करूंगा और अगले लेक्चर के लिए जल्दी हम लोग इसकी शूटिंग करेंगे. तो आप देख ही रहे होंगे, मैंने थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी है पहले से ही. पार्ट नंबर 3, एक खूबसूरत सन हमारा जो हमें अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है, एनर्जी है. और ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द surface, reflecting surface. और angle of incidence is nothing but the angle between incident ray and normal, and angle of reflection R is said to be the angle between normal and reflected ray. इतना हम पढ़ चुके थे, ठीक है. अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं,
और इसके साथ साथ मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देता ही रहूँगा। चलिए तो देखते हैं कि क्या है। इतना मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग इतना पढ़ चुके थे, आप देख रहे हैं। अब हेडिंग जो हमारी होगी वो क्या होगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए खूबसूरत सी हेडिंग लगा देते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के कुछ नियम बने। क्या बने, कुछ नियम, कायदे कानून, कायदे प्लस कानून बने यार बाबा। अच्छा एक बात बताइए, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ चुके थे कि रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम अ मीडियम बाउंस बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन आई होप आप सभी बच्चों ने पढ़ ली होगी, याद कर ली होगी। तो अब मैं बार बार सूरज नहीं बनाऊंगा, सन नहीं बनाऊंगा, देयर इज अ सोर्स। सोर्स से क्या आ रही है, एक लाइट, किसकी, रे आ रही है, बीम आ रही है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ रे की, कि रे आ रही है और उसको क्या मिला, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या मिल गया उसको, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से क्या होगी, लाइट बाउंस होगी। कहां होगी, लाइट बाउंस होगी। अब इसके जस्ट परपेंडिकुलरली हमने क्या बना दिया, नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या बनती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे कौन है, ये जहां से जो आ रही है, देखो यहां पर मैंने आते हुए इसका साइन बनाया। अब ये जो है, अब मैं जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं, ये देखिए आप, हाँ, और ये जो है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, यानी एंगल बिटवीन आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बेचारी ये गरीब सी, नॉर्मल गरीब सी नहीं है, सीधी खड़ी हुई है, ये टेढ़ी है। अभी इसको बताएंगे और अच्छे से, इनके डेफिनेशंस बताएंगे हम। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड एंगल इज इक्वल टू आई, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड आर। अब इसकी खास बात है, आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो हमारा जो पहला नियम कहता है, जो हमारा फर्स्ट रूल कहता है, वो ये कहता है, बहुत ईजी है, याद भी होंगे आपको, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे ये बात क्या हुई, अब बताते हैं मैथमेटिकली एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 10th क्लास में प्रवेश करते हो और आप 12th क्लास की तैयारी करने लगते हो, एक्चुअली जो कैरिकुलम है भारत का वो ऐसा ही है। हम लोग 10th में बहुत बेसिक पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, लाइट का, ऑप्टिक्स का। वहाँ 12th में जैसे जाते हैं ना, तो हमें सारी वैल्यूज़ और सारे लॉज हमें याद होना चाहिए, क्योंकि काम आते हैं। और सेकेंड पॉइंट जो आया बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पर आते हैं या एक ही पॉइंट पर आते हैं। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर लाई ऑन सेम प्लेन का मतलब क्या है, एक ही प्लेन पर है। जैसे एक प्लेन होता है, एक पॉइंट पर समझ लो इसको, क्या होता है, एक ही पॉइंट पर आते हैं। ये तीनों एक ही पॉइंट पर हिट करेंगे, ठीक है। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम पॉइंट या प्लेन।
ये होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज ही आ जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? पक्का मिटा दूं? ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन अ सेम पॉइंट। अब देखो क्या है, अब देखो एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है इसके नॉर्मल से, मतलब कोई लाइट इंसिडेंट ही हो रही है नॉर्मली, यानी लाइट आ रही है नॉर्मल के थ्रू, तो जाएगी कैसे? आप सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर आ रहा होगा, इसका आंसर आ रहा होगा कि सर जैसे आई वैसे ही चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन इसका रीज़न बहुत कम लोग दे पाते हैं। जो बच्चे हैं वो कम दे पाते हैं। हमारे टीचर्स तो हमें दे देंगे, तो आपके टीचर्स आपको देते हैं, जो आपको वर्चुअल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पुनीत सर पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है? ये है रिफ्लेक्टेड, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी तो मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत कंफ्यूज होता था, बहुत ज़्यादा। अभी आपको टेंशन मतलब, मैं सिखा दूंगा आपको कैसे याद रखना है उसको। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो इंसिडेंट रे वो आई है नॉर्मल, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है? अरे अगर ये ऐसे आती तो एंगल यहां होता, अभी एंगल कितना है? अरे 0। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? 0। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 0। और आपको अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो आई होगा वही आर होगा, यानी आई इक्वल टू 0 तो एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दैट कैन बी डन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आई है वैसे चली जाएगी, अगर ऐसे जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ हो जाएगा। इन द सेंस वी कैन से दैट जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है जब, हाँ इसका नोट बना के लिख लेना कि जब कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली आती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ से वो वापस आती है। लिखवाऊं क्या? लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है। कमेंट में लिख देना अगर लिखवाने की जरूरत हो तो, मैं लिख दूंगा अपनी लैंग्वेज में, अपन बहुत आसानी से लिख देंगे इसको। ठीक है, अब जो हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? रिफ्लेक्शन कितने, इसके लास्ट में एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, मजा आ जाएगा, दिमाग खोल देगा आप लोगों का। बहुत बच्चे गलती करते हैं उस क्वेश्चन में। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि कितने प्रकार के हैं। तो जो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो टाइप्स में 2 प्रकार का है। कितने प्रकार के? 2। तो पहला होता है रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा बोलेंगे क्या होगा? यस, इर्रेगुलर। वेरी नाइस, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन कुछ किताबों में इसका नाम कुछ और भी दिया रहता है, स्लैश डाल के लिख देता हूं, डिफ्यूज्ड। क्या? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड। अब रेगुलर से तो समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ रेगुलर होगा, समांतर होगा। इर्रेगुलर से समझ में आ रहा है कि समांतर नहीं होगा। तो देखते हैं इसके डायग्राम कैसे बनते हैं। देखो क्या होता है, जो रेज होती हैं सन से, जो भी रेज आती हैं वो पैरेलल ही आती हैं। तो सारी रेज जो होती हैं वो पैरेलल जाती हैं। ठीक है, ये देखो सारी रेज पैरेलल आ गई, और यहाँ से हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, और मान लीजिए कि वो क्या है? मिरर। मान लीजिए वो एक स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ सरफेस। ठीक, अब लाइट रे आई पैरेलली फ्रॉम द सोर्स, दिख रहा है? ठीक है, अब जब यहां पर हम नॉर्मल बनाएंगे, यहां पर भी हम नॉर्मल बनाएंगे, यहां पर भी हम नॉर्मल बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि लाइट रे जो जाएंगी रिफ्लेक्ट होकर वो भी पैरेलल होके ही जाएंगी। यानी व्हेन लाइट रेज कमिंग पैरेलल and reflected back and all the reflected rays are parallel, then this type of reflection is called
स्मूथ या रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो लाइट रेस पैरेलल आई और पैरेलल ही गई, मतलब इंसिडेंट रे भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, उस वाले रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? बोलते आओ स्मूथ रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए? हमें स्मूथ सरफेस नहीं चाहिए, तो हमें रफ सरफेस चाहिए। ये रफ सरफेस हो गया, रफ सरफेस। ये इतना दूर दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, रुक जाओ, मैं यहां बना देता हूं। ये हो गया रफ सरफेस। बहुत बढ़िया पुनीत सर। अब अगेन हम लोग एक सोर्स को लेके आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। वही हमने 3 लाइट लेके आए पैरेलल, तीनों लाइट पैरेलल आई, रेस ये पैरेलल आ गई, ठीक है। अब ये पैरेलल नहीं जाएंगी तो ये कैसे जाएंगी? और ये पैरेलल नहीं जाएंगी, तो आई तो पैरेलल लेकिन गई पैरेलल नहीं। आई तो पैरेलल, गई तो पैरेलल नहीं, यानी ऑल द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बट reflected rays are not parallel, then this type of reflection is said to be diffused and irregular reflection। बस यही है। आप ये पढ़ चुके हो, सब पढ़ चुके हो, लेकिन आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। 10th क्लास में आ गए, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक सवाल देता हूं, वीडियो के अंत का एक सवाल है, बड़ा मजा आने वाला है। अगर वो सवाल आप लोग कर लोगे, मुझे पता है ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप सवाल कर लोगे, ठीक है। मिटा दूं? ठीक, एक सवाल लिखता हूं, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मुझे पता है आप लोग कर लोगे ये सवाल। चलो सबसे पहले क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन, सवाल ये है, इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड reflecting surface is 30 degree, then find the angle of reflection। Find the angle of reflection। एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं। इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सब लोग बच्चे बोल रहे होंगे सर 30 डिग्री, और कुछ समझदार बच्चों ने दोबारा जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आंसर बोल दिया होगा 60 डिग्री। मुझे पता है कुछ बच्चे डायरेक्ट से दिमाग में आएगा, अरे सर 30 डिग्री, आई इक्वल टू आर। अभी तो आपने बताया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मुझे पता है सब बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, और कुछ बच्चों ने जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसका आंसर आएगा 30 या 60। 60 वाला सही है, 30 वाला गलत है। 60 वाला सही है, 30 वाला गलत है। मैं बताता हूं कैसे। एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि आपने कहां गलती कर डाली। ये वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर मैं इसको मिरर नहीं बोल रहा हूं, अभी भी मैं मिरर नहीं बोल रहा हूं इसको, लेकिन ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं, लॉज जो हैं रिफ्लेक्शन के, वो सारे के सारे या तो मिरर हो या स्मूथ हो या रफ हो, हर जगह वैलिड है। हर जगह, चाहे वो स्फेरिकल मिरर क्यों ना हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्शन के लॉज हर जगह वैलिड है, ठीक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना, अभी सब पॉइंट टू पॉइंट लिखवा भी दूंगा मैं। अच्छा, अब ये आई इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको थोड़ा सा एंगल कम करते हैं अपन, ठीक है। ये आई इंसिडेंट रे और ये आई, तो इसका मैंने बना, हाँ, रे डायग्राम के अंदर एरो बनाना अति आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू mark the arrow। you will feel that the direction of the incident ray is coming, right? After reflection, तो यहां बन गई नॉर्मल, मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, और ये बन गई नॉर्मल, सॉरी ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। आप बिल्कुल खूबसूरत सा डायग्राम बनाना, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है। एंड दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अच्छा,
द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अरे सर यही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस? सर दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। सब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सब बच्चों ने यहां 30 लगा दिया होगा। आई नो आई नो आई नो। ये 30 डिग्री। अब ये पूरा कितने का? 90। 90 माइनस 30 कितना हो गया? 60। अगर एंगल I इज इक्वल टू 60 तो एंगल R कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आंसर कितना होगा? 60 डिग्री। तो आंसर विल बी 60 डिग्री। आंसर विल बी 60 डिग्री। समझ में आया? पक्का 100%? ये न्यूमेरिकल समझ में आया? ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू किया जाए। तो अब तक जो मैं देख चुका था और जो मैं बता चुका था, आप लोग भी देख चुके होंगे तीनों पार्ट के अंदर लाइट के, कि आप लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन नहीं देखा है रिफ्लेक्शन देखा, और प्लेन मिरर के साथ मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था पिछले वीडियो में। तो आज जो वीडियो है वो हम टाइप्स ऑफ मिरर्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ मिरर की। किसकी हेडिंग लगाएंगे? टाइप्स ऑफ मिरर की। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बेसिकली दो टाइप्स ऑफ मिरर देखते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मिरर। तो पहला होता है हमारे पास, पहला होता है प्लेन मिरर, पहला होता है प्लेन मिरर, और दूसरा हमारे पास आता है स्फेरिकल मिरर। अब आप बोलोगे सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स का क्या हुआ? अरे बताते हैं, टेंशन नहीं लेने का, आप बिल्कुल डरना नहीं। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं उनको डर लगता है कि भाई ये टफ है, टफ कुछ नहीं है। देखो, अब स्फेरिकल मिरर ही जो होते हैं उसमें 2 प्रकार होते हैं अब आएगा समझ में। तो स्फेरिकल मिरर में होता है सबसे पहले कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। मेरे पास ये तीनों मिरर्स अवेलेबल हैं, मैं अभी आपको बहुत अच्छे से दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो ये 3 मिरर हमने पढ़े, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अरे स्फेरिकल मिरर के अंदर ये 2 पार्ट है, इसलिए 3 हो गए, 1, 2 और 3। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो आपने देख लिया, प्लेन ग्लास लेते हैं, प्लेन ग्लास के पीछे कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, कोटिंग करते हैं, और आगे जहां कोटिंग करते हैं, जिस साइड कोटिंग करते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलती है? कुछ मिलती है, उसको बोलते हैं इमेज। ऐसे ही हमारे पास 2 प्रकार के और मिरर्स होते हैं, जिसमें एक आ गया कॉनकेव और एक आ गया कॉन्वेक्स। अब इन दोनों को स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है वो मैं समझाता हूं। सबसे पहले आपने स्फीयर सुना होगा मैथमेटिक्स में, स्फीयर। तो अगर मैं कहूं कि ये स्फीयर है तो मान लोगे? सर ये तो सर्कल है, सर ये तो रिंग है। अरे मान लो, इमेजिन कर लो ये स्फीयर है। स्फीयर समझते हो? एक टेनिस की बॉल, ठीक है, ये स्फीयर है। ठीक है, अब स्फीयर के टेनिस की बॉल का ये क्या हो गया? उसका सेंटर। बहुत बढ़िया, सेंटर। ठीक है, अब पूरा खेल कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को बनाने में खेल होता है कोटिंग का। मैं आपको कोटिंग भी बता दूंगा, मेरे पास है सब, टेंशन नहीं लेने का। तो मैं पूरा खेल आपको, पूरा खेल का होता है कोटिंग का। कोटिंग क्या होती है? कोटिंग होती है पॉलिश अरे पॉलिश कर देते हैं ना, पीछे वाला साइड पॉलिश कर देते हैं तो आगे साइड चमकने लगता है। इसमें दूसरा है, इसमें जिस साइड पॉलिश करते हो वो नहीं चमकता, उसके आगे वाला साइड, अपोजिट साइड चमकता है। बस यही कोटिंग है। तो इस पूरे खेल में, स्फेरिकल मिरर में खेल पूरा काय का होता है? कोटिंग का। अब सुनो, ये कर्व अंदर की साइड है, तो जब मैं अंदर की साइड कोटिंग कर दूं तो बनता है एक प्रकार का मिरर, और जब मैं कोटिंग बाहर कर दूं तो बनता है डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर। अब खेल है इन दोनों को पहचानने का कि कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स। देखो मजेदार चीज, अभी जब मैं ये पूरा हटा दूंगा ना, तो आपको मिलेंगे 2 मिरर, जिसमें एक अंदर की साइड कोटिंग है और एक में बाहर की साइड कोटिंग है। आप देखोगे इसके कर्व के अंदर कोटिंग है, इसके कर्व के अंदर नहीं, बाहर कोटिंग है। अब जब यहां कर्व में कोटिंग हो गई तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो होगा ये वाला, ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां आप अपना चेहरा देखोगे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड।
तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की साइड होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बच्चों सबसे पहला सवाल आता है 10th क्लास में, सर कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे, कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते हैं जिनका दिमाग नहीं चल पाता है कि कौन सा अरे सर कैसे कॉन्वेक्स, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मैं बताता हूँ, आपके घर में चम्मच है, अब आप चम्मच लेके आ जाओ, और चम्मच में जब आप ऐसे चम्मच को रखोगे, जब ऐसे चम्मच को रखोगे तो समझ लो यहाँ पॉलिश की गई, तो जब यहाँ पॉलिश की गई तो बाहर की तरफ पॉलिश है और अंदर की साइड आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो ये वाला मिरर बन जाएगा। अब आप चम्मच को पलट लो, और जब पलट लिया तो अब समझ लो जब आप यहाँ अंदर की तरफ पॉलिश की गई, अंदर की तरफ पॉलिश की गई और बाहर आप देख रहे हो, तो आपको दोनों सरफेस मिल जाएंगे एक ही चम्मच में, जिसमें कोई पॉलिश की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिल्वर की कोटिंग है। आया समझ में? तो जब ऐसा होता है तो ये दो प्रकार के मिरर हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए वो दोनों प्रकार के मिरर हैं अवेलेबल। पहला प्लेन, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव। अब आपको पता लगाना है कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स है। मैं दिखा दूंगा, अभी जूम पास से भी दिखा दूंगा। जब कोटिंग बाहर की जाए, अभी इसको याद करने का बहुत शानदार तरीका, जब कोटिंग बाहर की जाए तो होता है कॉनकेव। क्या होता है? कॉनकेव मिरर। जब कोटिंग बाहर की जाए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो, जब कोटिंग बाहर की जाए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो। अब सर नहीं याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा, क्या करें? तो इसका एक सिंपल सा तरीका जो मैंने अपनाया था, आप लोग भी अपना सकते हो। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है? क्या करना है कि ये है आपके सामने, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा है, और इस साइड आपने क्या कर दी? पॉलिश। तो ये जो खुला हुआ है ये एक केव की तरह है। काय की तरह है? केव की तरह, जिसमें निमंत्रण है कि अंदर आ जाओ, आराम कर लो। केव समझते हो ना आप? हाँ, उस केव की तरह है। और केव में अंदर जा रहे हैं अपन, गुफा के अंदर, गुफा इस केव के अंदर जा पा रहे हैं हम। जब हम अंदर जा पा रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड से, तो उसको बोलेंगे केव, और दूसरा अपने आप वैक्स। इतना तो आपको करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 बार इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो अंत तक देखना, तभी समझ में आएगी चीजें क्या हो रही है। ठीक है? अब क्या हुआ कि ये अंदर केव की तरह जाएंगे तो क्या होगा? ये केव, तो केव जैसा बन रहा है तो इसको बोलेंगे केव, कॉनकेव, और दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। इसके यूजेस वगैरह हम सब बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी बस मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, आपके सामने इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब मेरे पास जो है वो ये हैं 3। एक है प्लेन, और यहां अंदर की साइड पॉलिश है, बाहर की साइड, अंदर की साइड पॉलिश है, बाहर की साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स, और यहां पर बाहर की तरफ पॉलिश है और अंदर की तरफ क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो हो गया कॉनकेव। अब देखो, आप बिल्कुल दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये देखो, ये बाहर की साइड है, ये इसका बाहर है, और ये अंदर है। तो देखो आपको ये कॉनकेव की तरफ दिख रहा है, ठीक है? और वहीं ये इसका अंदर वाला साइड है, देखो आपको थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ थोड़ा सा कर्व है, तो ये आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स। ठीक है? देखो मैं भी दिख रहा हूँ इसमें बराबर। अब आप अपने अपने घरों में भी इसको देख सकते हो। मैं आपके इसको जब यूजेस बताऊंगा ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स है। लेकिन अभी हमें यूजेस नहीं पढ़ने, हमें क्या पढ़ना था? ये जो कोटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिश करना। और हाँ, एक चीज़ और देखो, आपको दिख रहा होगा कि इस साइड इसकी पॉलिश की गई, ये प्लेन है, ये प्लेन मिरर है। देखो ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। तो इसमें देखोगे आप कि इस साइड हमने क्या कर रखी है? पॉलिश, और इस साइड हम देख रहे हैं। तो इस साइड को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको क्या बोलेंगे? पॉलिश्ड सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? पॉलिश्ड सरफेस। दिख रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है? प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर में बिल्कुल फ्लैट रहता है, इसमें कर्व रहता है। कर्व जब अंदर की साइड पॉलिश करी जाए और बाहर क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। और जब बाहर की तरफ पॉलिश की जाए और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो क्या होगा? केव। केव की तरह, केव याद रख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। उस पूरे सरफेस का। अब एक काम करो, एक बॉल लो, ये बॉल लो। आपने नींबू काटा, नींबू लो। नींबू क्या है? नींबू एक रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है। उसका एक छोटा सा हिस्सा जब काटोगे ना तो आपको एक छोटा सा स्लाइस मिलेगा, जिसको निचोड़ना बहुत ईजी भी होता है। बीच में से काटते हो ना तो निचोड़ नहीं पाते बच्चे,
लेकिन जब बहुत साइड में से छोटा सा काटते हैं तो उसको उसको है ना स्क्वीज करना बहुत ईजी हो जाता है। वो स्क्वीज जो है वो है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब क्लियर हो गया होगा, अब पिक्चर क्लियर हो गई, और नहीं हुई तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं कुछ नए एग्जांपल लेके आऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करने वाला हूं अपने तरफ से, इसको मिटा दूं। ठीक है, अच्छा हमने रिफ्लेक्शन की बात कर ली थी प्लेन मिरर के अंदर, करी थी कि नहीं करी थी? हाँ सर, नॉर्मल बनाया था हमने। अब सर कर्व्ड सरफेस में भी आपने कहा था कि रिफ्लेक्शन तो सब जगह पॉसिबल है, मतलब आप रिफ्लेक्शन कहीं पर भी करवा लो, कहीं पर भी करवा लो, सब जगह वैलिड होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी वैलिड होंगे। तो सर प्लेन मिरर के लिए तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर मान लीजिए कॉनकेव है, ये केव बना दी, देखो मैंने कॉनकेव बनाया, सबसे पहले कॉनकेव बनाया, और ये उसका सेंटर है। देखो इमेजिन करो, मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया है, इमेजिन करो सेंटर है, अब मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया है। अब लाइट रे यहाँ से तो हम देख नहीं पाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे तो यहाँ से देख नहीं पाएंगे, तो देखेंगे कहाँ से? यहाँ से देखेंगे। तो मान लीजिए लाइट रे आई, तो इसका नॉर्मल कहाँ बना है सर? ऐसे बना दे नॉर्मल, ऐसे बना दे नॉर्मल, कहाँ बना है? तो बेटा इसका जो नॉर्मल बनता है वो नॉर्मल बनता है जब मैं सेंटर से इसको क्या कर दूं, जोड़ दूं। क्या कर दूं? सेंटर से इसको जोड़ दूं, इस पॉइंट को जोड़ दूं, तो क्या बनता है? नॉर्मल। और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप क्लियरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? सेंटर से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? नॉर्मल। बस ये ध्यान रखना, आपको नॉर्मल बनाने की विधि कैसे बताई, सेंटर से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल। ये तो इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे बनाना और इजी हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे खेल पे। सर अब मुझे बताइए कि ये क्या है? कॉन्वेक्स है। देखो अंदर पॉलिश करी और बाहर रिफ्लेक्टिंग है, बाहर से हम देख रहे हैं। तो अब मान लीजिए सर, और ये इसका क्या है? सेंटर दिख रहा है, सेंटर। अब यहां से कोई रे आई और ऐसे आई, चलो समझ लेते हैं, ऐसे आई। अब क्या करें सर? अब नॉर्मल, अरे सेंटर से जोड़ दो ना मेरे भाई, सेंटर से जोड़ दो। ये जोड़ दिया सेंटर, और सेंटर से जोड़ने के बाद क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी के बराबर बना दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बढ़िया आया, अब क्लियर हो गया होगा। तो आपको समझ में आ गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर भी काम करेंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इन बोथ द केसेस, इन 3 ऑफ द केसेस, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में ऑलवेज ट्रू। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों तीनों मिरर्स में, स्फेरिकल हो या प्लेन मिरर हो, ऑलवेज ट्रू। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और आज मैं आपके लिए जो पार्ट लेके आया हूं उसमें मैं बताऊंगा कि मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन का बहुत बेसिक अगर आपको सीखना हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। फिर इसके बाद जब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो आपके कोर्स में है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं लेके आया हूं उसमें आप देखोगे कि प्लेन मिरर है। आप लोग, अरे यार ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता यार जिसमें हम अपने आप को नहीं देखते मिरर के अंदर, कोई दिन नहीं जाता। डिंपल से लेकर पिंपल तक हम अपने आप को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मिरर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर मिरर, और वो भी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, बहुत अच्छी खासियत है उसकी, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेन मिरर क्या कहलाता है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ जो मैंने ये जो मैंने यहाँ पर ये लाइन्स बनाई हैं, इसको बोलते हैं पॉलिश कर देना। क्या कर देना? पॉलिश कर देना। तो जब पॉलिश जिस साइड होती है उसके जस्ट अपोजिट साइड से ही देखा जाता है, यानी ये हमारे लिए इस समय क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और ये जो होगी उसकी क्या बनेगी? इमेज। यानी आप जब अपने आप को मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप मिरर के अंदर हैं। मैं आज वैसे बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपने आप को अंदर पाते हैं, बाहर क्यों नहीं, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे रेज आती हैं, कैसे रे डायग्राम बनता है प्लेन मिरर के अंदर, वो सारे केस आपको देखने हैं। फिर हम पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन। आप देख ही रहोगे कि एम्बुलेंस देखा होगा आप लोगों ने अपनी लाइफ में कि एम्बुलेंस ऐसा लिखा रहता है और हमें ऐसा दिखना पसंद है, लेकिन जब एम्बुलेंस की गाड़ी के आगे जब ये ऐसा लिखा रहता है तो हम अपने मिरर में कुछ ऐसी इमेज उसकी देखते हैं। यानी बहुत सारा मटेरियल है आज आपके लिए, बने रहो और वीडियो को अंत तक देखो। बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं।
अपने ही अंदाज में। तो हम अपनी खूबसूरत सी हेडिंग लगाएंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आज थोड़ा सा गला खराब है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, अब ये किस तरह से काम करता है, कैसे इमेज बनती है वो देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लेन मिरर होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, पॉइंट ऑब्जेक्ट से बड़े ऑब्जेक्ट्स मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तक में समझाऊंगा, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। पॉइंट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा और रे डायग्राम बनाते 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 हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा। हाँ, हो सकता है आपके टीचर्स ने आपको बताया हो कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, लेकिन मैं आज उसका प्रूफ बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट हिला देगा आपके ये। अब मान लीजिए इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है जो कि कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब क्या होता है, इसमें से रेज निकलती हैं, टकराती हैं, सोर्स से कहीं रेज आती होंगी, टकराती होंगी और जाती होंगी। तो मैंने माना कैसे बनाते, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। जब मैंने इसमें से एक रे को निकाला, ठीक है, यहां क्या बनेगा, ऑब्वियसली यहां पर बनेगा नॉर्मल, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन कुछ इस साइड होगा, तो मैं बना देता हूं कुछ रिफ्लेक्शन ऐसा, ठीक है, और ये रेज गई, ये रेज आई और ये रेज टकरा के चली गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां से एक रे और गई, ऐसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज, बहुत सारी इनफाइनाइट मेनी रेज विल बी पासिंग, बट हम दो रेज की बात करेंगे, अभी मैं बताऊंगा दो रेज क्यों। अब एक ये गई, तो यहां पर भी क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखने वाली बात ये होती है कि जब हम देखते हैं कि ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड, मैं समझा रहा हूं आपको इमेज बनती कैसे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये भी और ये भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं। अब आप सोचोगे कि रिफ्लेक्टेड रेज जब आगे कहीं मीट करने जाएंगी तो क्या मीट कर पाएंगी, कभी मीट नहीं करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब मान लीजिए आप इसको यहां से देख रहे हो, बढ़िया आपकी खूबसूरत सी आंखें इसको देखना चाह रही हैं, तो आप पीछे देख रहे हो तो कोई इमेज तो बन नहीं रही है इसकी, यानी ये आगे जाके तो कहीं मीट नहीं कर रही है। हाँ, अब समझ में आया। तो ये क्या करती हैं, ये पीछे की ओर मीट करती हैं। देखो बिल्कुल मजा आने वाला, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये पीछे की ओर कहीं जाके मीट करेंगी। अब क्या हो रहा है, अब इस डायग्राम में एक खासियत ये है कि ये कुछ ऐसे जाएंगी मीट करते करते। अब देखें आप, बहुत बढ़िया, हाँ अब सीधा है, ये कुछ इस तरह से मीट करेंगी कि अब ये एंगल भी है ना, क्या नाप के बनाया नहीं ना, हाँ अब ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पीछे से पीछे जाके मीट करेंगी दोनों, ये आगे जाके तो कहीं मीट नहीं कर पाएंगी, यानी ये पीछे जाके कहीं मीट करेंगी। और जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, इमेज। तो ये हो जाएगी आई और ये हो जाएगा ओ, और ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, इसके रेफरेंस में काम करेंगे सब। क्या होगा जब ऑब्जर्वर भी अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट बन जाए तो कैसा होगा, अरे बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला, बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा एक चीज और, एक चीज, ये सीधी की सीधी भी जाती है, हाँ ये सीधी भी जाती है। तो एक काम करते हैं, ये गई, अच्छा ये 90 डिग्री होगा नॉर्मली, तो नॉर्मली वापस चली जाएगी, लेकिन ये मीट कहाँ करेंगी, अरे बहुत शानदार सर, समझ में आ गया। तो ये गई और ये आई। अब बेटा ये एरो बनाना अति आवश्यक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रे डायग्राम। वाई, क्योंकि जब एरो नहीं बनेगा ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन सी रे आई और कौन सी इंसिडेंट है और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे। अब समझ में आ रहा रिफ्लेक्टेड रे कहां से, तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो मिरर के अंदर से कहीं से आ रही है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। क्या ये रियलिटी में जाके मिल रही है, नहीं। क्या मैं रियल में आपको अपने आपके घर आके पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको वर्चुअली पढ़ा रहा हूं, हाँ मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आप लोग बैठे हो और बहुत खूबसूरत से बच्चे हो जो हर टीचर का हर कहना मानते हो और मेरी हर बात मानोगे, अभी पूरा वीडियो देखोगे, तो मैं आपसे वर्चुअली बात कर रहा हूं। अच्छा सर अब समझना, क्या ये रियलिटी में जाके मिल रही है, नहीं, हमने इसको एक्सटेंड किया और हमारी आंखों को ऐसा लगा
कि ये रे मिरर के अंदर से आ रही हैं और टकरा रही हैं, इसका मतलब हमारी आंखों को इसकी इमेज कहां मिली? अंदर। और क्या ये रियलिटी में एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुई? अरे आगे जाके तो कहीं नहीं हुई, हमने तो इसको एक्सटेंड किया पीछे। इसलिए ये जो इमेज बनती है, जो ये इमेज फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल इमेज। अब आपको समझ में आया वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल इज नॉट रियलिटी, और रियल का मतलब क्या होता है? जो रियलिटी है, जो वाकई में मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे? जो वाकई रेज, रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी उसमें बनेगी रियल इमेज, और जब हम एक्सटेंड करेंगे अपने खुद से वर्चुअली तो उसमें बनेगी वर्चुअल इमेज। इसका डिफरेंस बहुत शानदार आने वाला है आगे आने वाले लेक्चर्स में। जिसको इसका डिफरेंस समझना है बहुत तगड़ा वेट करो थोड़ा सा। अच्छा, इतना समझ में आया? क्या रियलिटी में मिल रही? नहीं, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? वर्चुअल। क्या रियल में मिलेंगी तो उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल? नहीं, उसको बोलेंगे रियल इमेज। जो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करती हैं वहां क्या बनती है? इमेज। जहां रियल में इमेज, रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। जहां पर हमने खुद से बनाया उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। अरे बिल्कुल क्लियर हो गया, मेरे को समझ में आ गया, बिल्कुल बहुत शानदार। अब क्या है कि ये है मिरर। बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें पता था, आपने कितना बता दिया है इसके 4 वीडियोस में, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया हमें मिरर है। अरे बेटा मैं समझा रहा हूं, रुक जा। अब ये मिरर से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। कहां से? अच्छा एक बात तो समझ में आई ना, कंफ्यूज मत होना। जहां 2 रेज, मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 रेज जहां मीट करेंगी उस पॉइंट पर उसकी इमेज बन जाएगी। मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। यहां मैंने तीसरी भी निकाली है, मिनिमम 2 चाहिए ही चाहिए। अभी बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक चीज, बहुत शानदार। और जो इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से, उसको मैं बोलता हूं वी। क्या बोलता हूं? वी। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे किताबों में दिया है, डरो मत यार, किताबों में दिया, अभी मैं समझा रहा हूं ना सब कुछ। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, उसको कहां से रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? किस अल्फाबेट से करेंगे? किस वेरिएबल से करेंगे? यू। गुड। और डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे यू से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी से। बहुत बढ़िया सर, 1 नंबर समझ में आ गया। अब इसकी जब हम लोगों ने बहुत सारी, जब हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, इसको मैथमेटिकली डिराइव किया, तो हमने पाया कि ये जो यू होता है वो किसके बराबर होता है? वी के। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर में प्रॉपर्टीज में लिखवाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, लेकिन समझने का। अभी क्या हो रहा है, अभी समझ में चीजें आना चाहिए, उसके बाद ही तो अपन लिखेंगे। नोट्स वोट्स तो टेंशन मत लो, सब लिखवा देंगे। तो ऐसा पाया गया कि भाई v इज इक्वल टू यू है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर प्रूफ कैसे करें हम? अरे पुनित सर है ना, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल समझने का। अभी इतना हो गया, पक्का मिटा दूं? बहुत बढ़िया। हमें u इज इक्वल टू वी, मतलब हमें ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस प्रूफ करना है, बराबर है। बहुत बढ़िया। अब ये ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर को हटा के इसी डायग्राम को रहने दूंगा, बस मैं ये सब हटा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओहो बहुत बढ़िया। अब देखो, ठीक है? अब मान के चलो कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा, और ये कैसे गई थी? परपेंडिकुलर। अगर ये 90 तो ये भैया नॉर्मल भी 90 डिग्री होती है। अगर ये थीटा है तो भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू ये भी थीटा हो जाएगा एंगल। अरे इसको आई मान लो, थीटा मान लिया, 10th में पढ़ा तो है यार मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो बता देना कमेंट बॉक्स में ठीक है, उसको भी समझा देंगे हम। ये थीटा तो ये थीटा, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ही क्या होंगे? बराबर। अच्छा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
अब देखो एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, जब ये लाइन और ये लाइन क्रॉस ओवर होती है तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। सर बिल्कुल समझ में आ गया कि ये भी थीटा होने वाला है, बिल्कुल समझ में आ गया हमें ये भी थीटा होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, अरे यार ये लाइन इसके भी तो पैरेलल होगी, द पैरेलल लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अल्टीमेटली मुझे करना क्या था, मुझे करना था थीटा इक्वल टू थीटा, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो ए बी सी डी, अरे ए बी सी डी नहीं देखनी है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। देखो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रूफ किया होगा कि हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स और वर्टेक्सेस देखते हैं। अच्छा आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, यानी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू थीटा, ये अभी हमने निकाला। बहुत बढ़िया सर। अच्छा अब क्या करें, क्या ये दोनों के अंदर कॉमन होगी, ये दोनों इसके अंदर कॉमन होगी, यानी AC इज इक्वल टू कॉमन साइड। बहुत बढ़िया, दोनों कॉमन होंगी, अरे ये कॉमन दोनों के अंदर, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या प्रूफ कर रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैसे कॉन्करेंट कर सकता हूं मैं इन दोनों को? यार ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो सकता है क्या? देखो देखो देखो, थोड़ा सा देख के बताओ कि ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा क्या? ये होगा 90 माइनस थीटा सर, 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा। अब देखो बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर। अब ये एंगल तो बराबर था, यहां से एस प्रॉपर्टी लग रही थी, तो मैं लगा सकता हूं एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, दोनों लगा सकता हूं। तो मैं लगा रहा हूं अभी कौन सी, एंगल एंगल साइड। तो अब देखो ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय एंगल एंगल साइड बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी, by AAS congruency we can say that these two triangles are ABC is congruent to triangle ADC। मैथमेटिक्स करवा दी सर ने फिजिक्स के अंदर, अरे भाई प्रूफ कर रहा हूं ना। अच्छा तो फिर अगर दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके CPCT से हम दोनों ट्राइंगल्स के हर एक पार्ट को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। हाँ, CPCT इज द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बाय CPCT वी कैन से दैट, बाय CPCT वी कैन से दैट BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC, और BC की वैल्यू कितनी थी U, और ये कितने था V, तो देयरफॉर वी कैन से दैट U इज इक्वल टू V, BC इज इक्वल टू U इज इक्वल टू V, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। अब लिख दो प्रॉपर्टीज, अब लिख दो प्रॉपर्टीज। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर, लिख दूं प्रॉपर्टीज, लिख दूं, यहां लिख दूं, ये मिटा दूं। चलो पहली प्रॉपर्टी यहीं से लिखते हैं, प्रॉपर्टीज, बिल्कुल समझ में आएगा। चलो पहली प्रॉपर्टी आप ही बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्या पहली प्रॉपर्टी बन सकती है, इसको देख के बताओ कि प्रॉपर्टी क्या बन सकती है। मैंने बताया था कि जो इमेज फॉर्म होगी, जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर के थ्रू, वो कैसी होती है, वर्चुअल। हम कभी रियलिटी में उसमें देखते नहीं है कि वो आपस में कट हो रही है रियल में। इसका मतलब द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज ऑलवेज व्हाट, वर्चुअल। अब एक चीज और होती है, वर्चुअल के साथ साथ ये इरेक्ट भी होता है। अब इरेक्ट का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी ऐसा खड़ा हुआ है तो वो उसकी इमेज भी ऐसी ही रहेगी, और इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर आदमी ऐसा है तो उसकी इमेज कुछ ऐसी होगी। ये इन्वर्टेड होती है और ये इरेक्ट होती है। तो इसकी हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। अबे यार तुम लोग अपने आप को मिरर में देखो, तुम ऐसे खड़े हो, तुम भी ऐसे खड़े हो, तो इमेज भी ऐसी खड़ी रहेगी, ऐसे उल्टी थोड़ी दिखती, इन्वर्टेड सीधी दिखती है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
दूसरा पॉइंट आपको पता चली गया कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी u इज इक्वल टू v लिखवाने की आवश्यकता नहीं है मेरे को, मैंने प्रूफ भी कर दिया, इसको प्रूफ बोलते हैं। ये प्रूफ आपकी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और तीसरी कहानी क्या है, कोई बता पाएगा मुझे? मतलब कोई सा भी एक सोच के देखो यार, अपने हिसाब से सोचा तो करो कि किस तरह से। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने एम्बुलेंस सीधा लिखा था और उसकी इमेज कैसी थी, उल्टी, तो इसको बोलते हैं द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द लेफ्ट ऑफ द इमेज। कभी देखना अपने आप को खड़े होके मिरर के सामने, जब आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी, और आप जब अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर की इमेज जो है वो आपका क्या उठाएगी, राइट हैंड। जब राइट हो गया ऑब्जेक्ट का, इमेज का क्या हो गया, लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हो गया इमेज का क्या, राइट। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। देखो, इन्वर्जन का मतलब तो होता है उल्टा, और लेटरल का मतलब होता है साइड। क्वाड्रिलेटरल पढ़ा हुआ ना आपने, साइड, साइड से अपोजिट होना। क्या होना, साइड से अपोजिट हो जाना, लेटरल इन्वर्जन। देखना, आप कभी लेफ्ट उठाओगे तो ऑटोमेटिकली इमेज जो है वो आपका राइट हैंड उठाने लगेगी। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इतना समझ में आया पक्का, 100%। और लॉज ऑफ रिलेक्शन तो इसके अंदर आ ही रहे थे, वर्चुअल इरेक्ट, ये तीन प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर केस में आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, पक्का। अच्छा, एक बार देख लूं मैं कितना मिनट जा रहा है, ताकि समझ में आ जाए। अरे ठीक है ठीक है, अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन, पक्का इतना समझ में आ गया, मिटा लो, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल दिमाग में आया कि भाई, एक सवाल दिमाग में नहीं आया, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन जब एस चंद वगैरह आप करोगे ना तो आपको मिलेगा ये सवाल मिलेगा। अ मैन ऑफ हाइट कैपिटल H want to see himself completely in a, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, इन अ प्लेन मिरर, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। कम से कम कितना मिरर लगेगा, कितना लेंथ का मिरर लगेगा उसको अपने आप को कंप्लीटली देखने के लिए। तो क्लास 10th का पार्ट नंबर 6, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पिछले पार्ट में आपको छोड़ के गया था एक क्वेश्चन से, और आज मैं आपको बताऊंगा वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज की पूरी कहानी और उसकी प्रॉपर्टीज, और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो मैं छोड़ के गया था। कुछ बच्चों ने आंसर निकाले, मुझे सेंड किए, लेकिन उनका आंसर आना चाहिए था h/2, जो हाइट है बंदे की, जो मैन की हाइट है उसका जस्ट आधा हाइट का साइज का मुझे मिरर चाहिए, जो पर्टिकुलरली वो बंदा अपने आप को कंप्लीटली देख पाए उस मिरर में, ठीक है। देख लो, अभी भी लाइट देखो बार बार हो रही है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक अ वीडियो। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूं। अ मैन ऑफ हाइट h वांट टू सी हिमसेल्फ कंप्लीटली इन अ पर्टिकुलर मिरर, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, कि वो आदमी अपने आप को, अपनी आप की इमेज को कंप्लीटली देख पाए। तो चलिए डायग्राम बना के शुरुआत करेंगे इसका, और डायग्राम बहुत ही खास होने वाला है। सबसे पहले तो मैं मिरर बना दूंगा। यार आपको पता ही है कि हाइट ऑफ द मिरर इज इक्वल, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। तो मैं एक बंदा बनाता हूं, अब आप देखना बहुत सही तरीके से कि इसको कैसे समझना है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी आपकी। इस बंदे की जो हाइट है उसकी इमेज की हाइट के बराबर बना देता हूं। मैं कोशिश करूंगा कंप्लीटली वैसे का वैसे डायग्राम बनाए, ठीक है। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। ये उसका हेड है, तो ये भी उसका हेड है, ये उसकी टेल है, सॉरी ये फुट है, तो ये भी उसका फीट है, और ये इसकी आईज हैं, तो यहाँ इसकी आईज हैं, ठीक है। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आता होगा चीज़। और ये हमारा मिरर है, मिरर एकदम सेंटर पे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पूरा कहानी में खेल करना है, मतलब ये जो पूरा डायग्राम है ना, इसका खेल यहीं पर है।
अब क्या है, बंदा यहां से देख रहा है अपने हेड को, तो उसको लग रहा है कि जो रेज आ रही है वो हेड से आ रही है, लेकिन रेज कहां से आती है, हेड से यहां आती है। तो एक काम करते हैं अपन, सॉरी, ये हेड से लेके आते हैं इसकी रेज, और ये रेज एक्चुअली में कहां से आ रही है, यहां से, ठीक है। तो ये रेज यहां से आई और आंखों में गई। अब उसको ये रेज आती हुई दिखेगी कहां से, उसको ऐसा लगेगा कि जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है, इसकी फुट से आ रही है। तो लेकिन एक्चुअली में कहां से आती है, आती है यहां से। और यहां पर भी क्या होगा, लाइट यहां से यहां आएगी, ठीक है। और एक सीधी वो अपने आंखों को देख लेगा। तो ये स्ट्रेट में लेके जा रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ऊपर वाला और नीचे वाला मिरर की आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे इतना ही तो लग रहा है, बस इतना ही लग रहा है इस आदमी को अपने आप को कंप्लीटली देखने में, इससे ज़्यादा थोड़ी लग रहा है, तो मैंने हटा दिया। पूरी मैथमेटिक्स लगेगी। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो मजा आ जाना है इस वीडियो के अंदर, पूरा देखना, लेक्चर को अंत तक देखना, ठीक है। अब क्या है, अब हो क्या रहा है कि भाई ये जो है इसको मैं बोल दूंगा u और इसको मैं बोल दूंगा v, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये भी पता है u इज इक्वल टू v, क्यों, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। और ये परपेंडिकुलर भी होगा, आपको ये भी पता होगा, बहुत बढ़िया। अब ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, बहुत बढ़िया सर। अब मैं इसको नाम दे रहा हूं, देखो a b c, और यहां से ये हो जाएगा a डैश b डैश और c डैश। जो मिरर है मैंने उसको नाम दे दिया p q, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट r। तो टोटल लेंथ ऑफ द मिरर जो है वो है क्या, p r। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, h। तो हाइट ऑफ द इमेज भी क्या होगी, वही h ही होगी बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है डायग्राम। अब देखो कितना बढ़िया डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। यहां दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यहां से आपको ये पॉइंट लेना है b, ये पॉइंट आपको लेना है b, और यहां से आपको जाना है ऐसे। और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है वो है b, और ये है b डैश, और ये है a डैश। और यहां से ये जो हाइट है वो आ गया p, और ये आ गया q, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन। कौन कौन से ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूं, कुछ बच्चे समझदार बच्चे समझ गए। मैं ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं। इन ट्राइंगल, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या होगी हाइट, तो वो इसलिए बता रहा हूं। और ये 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या है, देखो ट्राइंगल कौन सा, बड़ा वाला बी डैश, सॉरी बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। और बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, छोटा वाला ट्राइंगल निकाल लो तो हो जाएगा बी क्यू पी, बी क्यू पी। देखो बहुत बढ़िया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। अरे ये एंगल, ये 90 और ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन, तो इन दोनों की साइड्स का रेशो बराबर होगा। तो बी डैश बी अपॉन बी डैश, सॉरी बी डैश बी डैश डिवाइड बाय इससे इसका डिवाइड, तो बी क्यू इज इक्वल टू बड़े वाले का ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू, अपॉन हो जाएगा पी क्यू से। इट इज फर्स्ट इक्वेशन, ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू। अपन को ये हाइट निकालनी है। ये देखो, ये तो अपन को दिया है टोटल ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश की वैल्यू एच दी है, जहां ए बी प्लस बी सी की वैल्यू भी एच दी है। अपन को निकालना है इस पी आर की वैल्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या करें, अब क्या करें, अच्छा दूसरा वाला ट्राइंगल देखो, दूसरा वाला ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल सभी भी सिमिलर होंगे। देखो कैसे मैं बड़ा वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये और ये, यहाँ आ जाएगा बी डैश, यहाँ आ जाएगा सी डैश, और यहाँ आ जाएगा बी, और यहाँ आ जाएगा क्यू आर। आहा सर समझ में आ गया। देखो ना ये मिरर है, ये आधा मिरर, ठीक है, और यहाँ था ये वाला मिरर दूसरा पी क्यू, और ये क्यू आर। अब दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन, तो क्या होगा, बी डैश बी डैश अपॉन बी क्यू, बी डैश अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे बी डैश सी डैश अपॉन बी डैश सी डैश अपॉन
क्यू आर। इतना समझ में आया? पक्का 100% समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं आई। अब देखो क्या है, अब सीन ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये इन दोनों का रेशियो 1/2 होगा 100%। देखो ना, बी डैश बी की वैल्यू कितनी होगी? बी क्यू प्लस क्यू बी, जो कि दोनों आपस में बराबर है। तो इसको मैं बी 2bq लिख सकता हूं ना। देखो 2bq अपॉन बी क्यू, देखो 2bq अपॉन, देखो ये भी u है और ये v है और u इक्वल टू v है, तो हम क्या लिख सकते हैं? u इज इक्वल टू v, तो ये 2bq लिख सकता हूं ना b डैश की वैल्यू। तो 2bq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b डैश c डैश अपॉन क्यू आर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। bq से bq कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ट्वाइस, और यहां पर भी अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं 2bq, और bq से bq कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन pq। अरे दिख तो रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, मैं यहां से इसको लेके आता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन pq, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू b डैश c डैश अपॉन क्यू आर। हाँ, इतना मिटा देता हूं। देखो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, देखो तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू बी डैश सी डैश, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। अब देखो दोनों को प्लस कर दो, खत्म क्वेश्चन सर, खत्म। दोनों को प्लस कर दो, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो 2 ट्वाइस ऑफ क्यू आर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश। अब देखो ए डैश बी डैश सी डैश कितना हो जाएगा? एच। आहा, ट्वाइस कॉमन क्यू आर प्लस पी क्यू कितना हो जाएगा? मिरर की हाइट पी आर, हाइट ऑफ मिरर, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू h/2। देयरफॉर मुझे जो लेंथ चाहिए, हाइट ऑफ द मिरर चाहिए, वो कितनी चाहिए? उस मेरे को अपने आप को देखना है। अगर मान लीजिए मेरी हाइट 6 फीट है, अगर मेरी हाइट 6 फीट है, तो मुझे 3 फीट का मुझे मिरर की लेंथ चाहिए रहेगी, ताकि मैं अपने आप को कंप्लीटली उस पर्टिकुलर मिरर में देख पाऊं। आया समझ में? पक्का? थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगाई, खत्म क्वेश्चन। अब देखने वाली बात यह आई कि आप देखोगे कि यहां पर जो इमेज है, ये इमेज जो बनी, वो इमेज कैसी बनी वो देखो। क्या लाइट वाकई में आपस में टकराए? रिफ्लेक्टेड रेज आपस में टकराए? नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कभी नहीं टकराई। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो इमेज है वो अंदर है। रेस कहां से आ रही? अंदर से, लेकिन रेस तो यहां से आ रही थी। ये टकराई, ये आई, और ये टकराई, देखो ये टकराई और ये आई। मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि जो रेज हैं वो कहां से डाइवर्ज हो रही हैं? मिरर के अंदर से। एक्चुअली में कभी मीट नहीं कर पा रही, इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। समझ में आया? पक्का? चलिए मिटा देता हूं, फिर डेफिनेशन लिख के बताऊंगा आपको वर्चुअल इमेज की। बहुत बढ़िया, मिटा दूं? बहुत बढ़िया। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन लिखवा दूंगा और फिर प्रॉपर्टीज लिख दूंगा वर्चुअल इमेज की, कि वर्चुअल इमेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती, ताकि आप रियल इमेज से उसको कंपेयर कर पाओ। रियल इमेज जब पढ़ाऊंगा तब उसकी लिखवा दूंगा, ठीक है? तो डेफिनेशन है वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज यहां लिख रहा हूं, वर्चुअल इमेज की, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम, कहां से? ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट does not meet at any point, does not meet at any point but appears to meet, ऐसा लगता है, appears to meet, appears to meet, या इसको बोले appears to diverge, appears to diverge, कहां से? मिरर के अंदर से जो डाइवर्ज होती है, appears to diverge from a point, from a point। अब यहां पॉइंट नहीं है, यहां मिरर के अंदर हम बोल रहे हैं, from a point after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद भी, after
रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की इज सेड टू बी वर्चुअल इमेज। कब? जब एक्चुअली में मीट होंगी तब तो रियल बनती है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो, ऐसा लगे, ऐसा भ्रम हो कि इमेज वाकई मिल रही है, अंदर कहीं ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इमेज बनती है वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज। दिस इज द डेफिनेशन। छाप लो, फटाफट छाप लो, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर्टीज लिखवाता हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हेडिंग लगाएंगे हम प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली तो हो गई डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। तो आप डेफिनेशन लिख देना। पहली प्रॉपर्टी तो उसकी यही है कि भाई जो एक्चुअली में मीट नहीं करती है, ऐसा लगता है कि अंदर से कहीं से पॉइंट से रेज रिफ्लेक्शन के बाद रेज क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो पहला तो वही हो गया। अब दूसरा पॉइंट, मतलब मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, पहला पॉइंट वही, डेफिनेशन लिख देना आप, ठीक है। तो हमारी जो वर्चुअल इमेज की जो पहला प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर इसको कभी भी नहीं लिया जा सकता। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। दूसरा, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड। अब ऐसा लगता है मिरर के अंदर बन रही है, ऐसा लगता है ना कि मिरर के अंदर बन रही है, तो इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर ही बनेगी। लेकिन अब फॉर एग्जांपल एक बच्चे को बोला मैंने, कहा जा अपनी इमेज देखो, तो वो क्या हो रहा था, वो बच्चा जो है अपनी इमेज को देख रहा था, फिर वो कांच के पीछे जाके देखता है कि यार कुछ तो दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर इमेज बन रही है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट। अब इरेक्ट का भी मतलब समझा दूंगा, लिखवा भी दूंगा। इरेक्ट और अपराइट, अपराइट बोलते हैं, अपराइट समझते हो? मैं बताता हूं। जैसे ये बंदा खड़ा हुआ, ये हेड है, ये आईज है, ये फुट है, तो जो उसकी इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी? वो भी ऐसी थी। अगर इसकी जस्ट अपोजिट बन जाती, मान लो वो ऐसी बन जाती है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। लेकिन ये इन्वर्टेड नहीं है, ये कैसी है? अपराइट है, यानी इरेक्ट, यानी इरेक्ट है, और बराबर भी है क्योंकि प्लेन मिरर था, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी वर्चुअल इमेज की। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ गया हूं। द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ कार ऑफ अ प्लेन मिरर, अ ड्राइवर रिवर्सिंग अ कार एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब कार की स्पीड कुछ इस तरह से चल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वो कार है आपकी, भैया ठेला नहीं लग रहा है, ये कार ही है, और इस कार के साइड में एक मिरर लगा रहता है। तो इस मिरर से एक बंदा पीछे रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और देख रहा है। ये रेयर व्यू मिरर जो है ये एक्चुअली प्लेन मिरर है। वैसे तो होता है ये कॉन्वेक्स, आगे बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ये होता है कॉन्वेक्स, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको मान के चला है कि ये रेयर व्यू मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर है। अब जब गाड़ी को रिवर्स लेके आ रहे हैं पीछे की ओर, तो एक ट्रक बैठा हो, एक ट्रक यहां पर खड़ा हुआ है, वो यही बताना चाह रहा है कि एक ट्रक है और उस ट्रक को देख रहा है वो मिरर से। तो अगर मिरर में इस ट्रक की इमेज बन रही होगी तो समझ के देखो कि अगर हो क्या रहा है। देखो क्या हो रहा है कि यहां पर वो ट्रक खड़ा हुआ है और यहां पर वो मिरर है, मान लीजिए एक काम करते हैं, मिरर है और ये बंदा उसको देख रहा है। तो जब ये ट्रक, ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है, नहीं, ये रुका हुआ है। वो बोल रहा है द ट्रक, द ड्राइवर सीन इन द रियर व्यू मिरर, द इमेज ऑफ द ट्रक पार्क्ड बिहाइंड। कार के पीछे पार्क्ड है, मतलब इसकी वेलोसिटी अभी 0 है या इसकी स्पीड 0 है, ठीक है। फिर द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। अब इमेज कितनी तेजी से ड्राइवर के पास आ रही होगी ये आपको पता लगाना है। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट चलता है रिलेटिव वेलोसिटी से। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने इसके पहले मोशन का एक चैप्टर बताया था जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगा,
मोशन रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है, जब कोई ट्रेन सामने से आ रही है, मैंने एग्जांपल दिया है, सामने से आ रही है और हमारी ट्रेन इधर से जा रही है, तो हम दोनों को ऐसा लगता, हम जिस ट्रेन में बैठ रहते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही वो पास हो जाती है तो फिर हमें लगता है कि हमारी नॉर्मल है। वहां हम मान के चलते हैं कि हम काय पे हैं, रेस्ट पे हैं। यही वो खेल करना है। अब अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहीं यहां कहीं बन रही होगी, यानी अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होगी इसकी, ठीक है, और ये देख रहा है कोई बंदा इसको। अब जब ये जो बंदा इसको देख रहा है, इसकी इमेज कहां मिल रही होगी, अंदर की तरफ मिल रही होगी। जब कांच को मैं इसकी पास लेके आ रहा हूं तो कांच को ऐसा फील होगा कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ से आ रहा है, इसके पास आ रहा है। कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से कांच इसके पास जा रहा है। भैया कितनी स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब क्या होगा, अब इसकी इमेज भी इसकी तरफ भागेगी, किसकी तरफ, कांच की तरफ। ये ऐसे ही भागेगी, ये भी तो पास आएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे इमेज भी पास आएगी। पुराने लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो अब इमेज भी चल रही होगी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ड्राइवर जो इसको देख रहा होगा वो कितने की स्पीड से देख रहा होगा। तो यहां है रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट, कि अगर एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा है तो दोनों की स्पीड को क्या करता हूं मैं, एड अप कर देता हूं। यानी जो ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि जो इमेज है वो कितनी स्पीड से मेरी तरफ आ रही है। 2 + 2 कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड। यहां बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि वो 2 लिख के आ जाते हैं। अरे भाई 2 मीटर पर सेकंड तो इमेज केवल इस मिरर के लिए आ रही होगी तेज से, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको वो कितनी स्पीड से देख रहा होगा मिरर को, क्योंकि ऑब्जर्वर भी उसकी तरफ मूव कर रहा है, इमेज की तरफ, और इमेज भी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है। इसलिए इसका आंसर होगा 2 + 2 = 4 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया। समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में आप या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। 10 मीटर in front of a large plane mirror, बड़ा प्लेन मिरर। हाउ मच फार ही वॉक्ड बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान दिखता है, लेकिन कुछ बच्चे कंसेप्ट लगाना चालू कर दिए होंगे और किसी ने बोल दिया होगा आंसर है सर 2.5। जब लगाएंगे धीरे धीरे कंसेप्ट लगाएंगे तो आंसर बता देंगे 2.5, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्या है, ये मिरर है और ये वो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये और ये। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम पकड़ के चलना इस क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा। अब ये बताइए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस मिरर से बराबर होता है कि नहीं होता है। सर ये है मिरर, मैंने मान लिया कि ये मिरर है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, तो ये है इमेज। और इमेज का मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन कब बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 5 में। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में फिर से मिल जाएंगे, पूरे लेक्चर देख के आओ। ये इमेज कैसी होती थी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अब ये जैसे जैसे पास जाएगा वैसे वैसे इमेज भी पास आएगी। तो उसने पूछा कितना आगे बढ़े, अभी कितना है, अभी है ये 10 मीटर, कहां से, मिरर से, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर, कहां से, मिरर से। अच्छा एक बात बताइए कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। अरे दोनों का हो जाएगा 20। अब वो यही पूछ रहा है कि कितना आगे चले कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाए, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना रह जाए, 5 मीटर। तो मैं बता दूं कि ये डिस्टेंस मुझे 5 चाहिए, तो वो कितना और आगे जाना चाहिए। अच्छा ये टोटल 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2.5, और ये भी हो जाएगा 2.5, तो ये कितना आगे बढ़ेगा। अरे 10 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7.5 मीटर इज द आंसर। कितना आगे जाएगा, 7.5 मीटर आगे जाएगा। अगर वो पूछता कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इतना आगे बढ़ने के बाद कि उसकी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो आंसर होता है 2.5। लेकिन अभी कितना आगे बढ़े कि दोनों का डिस्टेंस, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 रह जाए, तो आंसर है 7.5। क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, जो मैं इसके पहले करवा चुका हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छी किताबें मिल जाएंगे। एस चंद किताबों में, एनसीईआरटी में कम मिलेगा आपको मटेरियल, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप एस चंद की किताब उठा सकते हो। कोई प्रमोशनल नहीं है, ये मेरी फेवरेट बुक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं इसका।
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब देखो क्या है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। मैंने ये करवाया था एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फिर से एक और क्वेश्चन लेके आ गया हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बच्चे हमेशा इसमें गलती करते हैं। विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, अब क्या है, एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है भैया, भरभराते हुए आ गई 1 नंबर, ठीक। अब ये जो एंगल बन रहा है ये सरफेस से कितना बन रहा है, 35 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब क्या लगता था भाई, नॉर्मल, 52 लगा दिया नॉर्मल, अरे सीधा जाना चाहिए। ये नॉर्मल 90 डिग्री होता है विद द सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, प्लेन मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि ना, बहुत बढ़िया। अब ये 35 ये पूरा 90, तो ये कितने का हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 90 माइनस 35। अब 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 55। अरे करके देख लो, अरे करके देख लो, तुम लोगों की मैथ्स बहुत कमजोर है, करके देख लो। किसी ने बोल दिया था सर 65, देखो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 तो कितना बचा 5, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 55 डिग्री। तो ये आंसर आएगा 55 डिग्री। बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई इज इक्वल टू 55 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब भैया गया तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, उतना ही होगा, 55 डिग्री। बहुत बढ़िया आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोल रहा है भाई, स्पेलिंग क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, डरे तो नहीं भाई, डरना नहीं है, एंगल, पढ़ाई से कभी नहीं डरना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 55 डिग्री या 90 माइनस, सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे 90 माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू 55, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए, आई होप आपको समझ में आए होंगे और मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा देना यार, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।